हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एंशियंट अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोजरली पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और अगले वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने उसे डिस्कस भी कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंशियंट अथॉरिटीज़ के बारे में कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो वहाँ पे कोई किंग जैसा कोई था, कोई ऐसा एक पॉलिटिकल पावर था जो सेंट्रली रूल करता था, कि क्या सीन था, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। अब बिफोर मूविंग अहेड, आपको बाजू में एक ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसको देख के आपको फील आती होगी भाई राजा महाराजा वाली एक फीलिंग लगाई दे रही। उनकी दाढ़ी वाड़ी आप देख सकते हो। उन्होंने जो यहाँ पे शॉल जैसा कुछ पहना हुआ है, डिजाइनर शॉल है। हाथ पे उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है। इनके सिर पे ऊपर भी एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कोई एक मटेरियल इन्होंने पहना हुआ है। तो ये जो हमें पूरा एक आर्टिफैक्ट है वो मिला है एक्सकवेशन के दौरान और इसे हम लोग कहते हैं प्रेस्ट किंग। इसे हम लोग कहते हैं प्रेस्ट किंग। प्रेस्ट यानी कि हमारे जो ये साधु संत वगैरह रहते हैं, और किंग यानी कि हमारे राजा। तो ये प्रेस्ट किंग होने का हमारे एक्सकेवेटर्स ने हमें बताया हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई और कितना एंशियंट अथॉरिटीज वहां पे प्रिवेलिंग हुआ करता था उन समय के दौरान। देर आर indications of complex decision being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। हमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि भाई हड़प्पन सोसाइटी में एक सिमिलर डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, अब डिसीजन ले रहा है तो कोई बंदा पावर भी तो होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, किसी के पास अथॉरिटी भी होगी, उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेता होगा, राइट। सो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, फॉर इंस्टेंस, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी, seals, weights, bricks. Notably, bricks, though not obviously produced in any single center, were uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. ठीक है, अब इतना पोर्शन में आपको पता चल सकता है कि भाई बहुत सारे हड़प्पन के आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं, सील्स हो गई, वेट्स हो गए, ब्रिक्स मिले हैं हमें, पॉटरीज मिली है, ये सारे के सारे ऑर्डिनरी एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टर के हैं। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक हम लोगों ने देखा था कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा रीजन फैला हुआ है। तो इस रीजन में, इस जम्मू से लेकर गुजरात के रीजन में जितने भी ब्रिक के कंस्ट्रक्शन आपको मिले हैं, मतलब कि ईंट के आपको जो प्रदर्शनी मिली है, इन सब के सब की ब्रिक्स का जो रेशियो है वो एक यूनिफॉर्म रेशियो। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुजरात के लोगों के बारे में पता ही ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि ब्रिक्स सिमिलर थे, उनके रेशियो सिमिलर है। ठीक है, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो अपने स्टेट में कॉमन ब्रिक्स का रेशियो बनाती होगी। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे गुजरात में कोई अलग प्रोड्यूसर, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, गुजरात में कोई अलग प्रोड्यूसर होगा, जम्मू कश्मीर में अलग प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, आपका क्योंकि इतना बड़ा रीजन किसी एक ही प्रोड्यूसर, एक ही सप्लायर के द्वारा कवर अप करना बहुत ही टफ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गुजरात में अलग प्रोड्यूसर होगा, पाकिस्तान के जो एरिया है वहाँ पे अलग प्रोड्यूसर होगा, सिंध में अलग प्रोड्यूसर होगा, जम्मू में अलग प्रोड्यूसर होगा। लेकिन गाइस सोचने वाली बात यह है कि इन सभी के सभी ब्रिक्स के प्रोडक्शन में उनके रेशियो में यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन हुई। ये चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करती है कि डेफिनेटली ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, जैसा कोई पावर रहा होगा जिसने ये डिसीजन लिया होगा कि थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द पूरा आपका रियल कॉमन ब्रिक्स के यहाँ पे रेशियोज होंगे। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। जैसे कि बात कर लो लोथल की, लोथल को इसी तरह डिजाइन किया गया कि वहां से आप सी वेज के थ्रू इंटरनेशनल जो आपके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता है वो कैरी अप कर सको। ठीक है, अब ये कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था आप देखिए। इसके साथ साथ कालीबंगान हो गया, फिर आपका नागपुर हो गया, देन आपका नागेश्वर हो गया,
देन आपका ये पाकिस्तान का जो पूरा रीजन है वो हो गया। वहाँ के जो सेटलमेंट्स आप देखो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही ऐसे एरियाज में रखे गए हैं, नदियों के पास पास वाले एरिया में रखे गए हैं, ताकि एग्रीकल्चर बहुत ही नरिश हो। एग्रीकल्चर नरिश होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है। तो आप सोचो कि इसका डिसीजन भी तो किसी ने लिया होगा, ऐसे नहीं है भाई कहीं पे भी सिटी बना दी। ठीक है। अगर आज के सिटीज आप देखो, अगर अहमदाबाद की बात करो, तो मिडिवल इंडिया में बादशाह अहमद शाह ने वो सिटी बहुत ही प्लान्ड तरीके से साबरमती नदी के किनारे बसाया था। ठीक है। उससे पहले कर्णावती था उसना का नाम, तो कर्णावती भी कर्णदेव ने, सोलंकी साम्राज्य के कर्णदेव ने जो है बहुत प्लान करके बसाया हुआ था। गांधीनगर जो कि आज का मेजर कैपिटल है, ठीक है, चंडीगढ़ ले लो, आप अपना बेंगलुरु ले लो। ठीक है। ये ऐसे सारे सिटीज है जो कि मॉडर्न वे में प्लान किए गए। तो उसका डिसीजन किसने लिया? किसी ना किसी सेंट्रल अथॉरिटीज ने लिया। ऐसे ही कोई सिटीज, कोई टाउन एंशियंट सिविलाइजेशन में बनाए होंगे, तो उसके भी बहुत स्पेसिफिक लोकेशन है। एग्जाम्पल लोथल ले लो। ठीक है। तो इसका भी कुछ डिसीजन किसी ने लिया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, लेबर वॉज मोबिलाइज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। जैसे आज के टाइम में होता है, आप देखना कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो यूपी बिहार की तरफ से महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे अपने गुजरात, इन सारी चीज़ों, इन साइड स्टेट्स की तरफ आते हैं फॉर गेटिंग देयर जॉब। ऐसे ही अगर आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेबर्स को मोबिलाइज किया गया था। ठीक है। हर एक टाउन में जाके वॉल्स बनाना, आपके प्लेटफॉर्म्स बनाना। तो ये सारे के सारे डिसीजन किसी ने तो लिए होंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि भाई ऐसे ही भेज दिया कि सब लेबर्स को। ठीक है। तो ये कुछ बातें ऐसी है जो हमें इशारा करती है कि किसने ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है। और किसी ने ऐसा डिसीजन लिया है मतलब कि वहां पे कोई ऐसा सेंट्रल पॉलिटिकल पावर रहा होगा। ठीक है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पैलेसेस एंड किंग्स। इफ वी लुक एट द center of power or for depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answers. मतलब कि अगर बात करी जाए कि सेंट्रल ऑफ पावर की, सेंटर ऑफ पावर्स के बारे में बात करी जाए, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है हमारा, वो हमें ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करता कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टाउन में, इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में कोई पावर सेंटर था। बट a large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में वीडियोस बनाई थी और उसमें समझा था कि दो पार्ट में सिटी आपका डिवाइडेड है, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को हम लोग सिटाडेल कहते हैं, और सिटाडेल में एक आपको पैलेस जैसी सुविधा देखने को मिल जाएगी, व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। पैलेस तो था, लेकिन उसमें किंग कौन था ये हमें आज तक पता नहीं चला। A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. मैंने आपको जो अभी यहाँ पे बताया ना, ये जो आप बाजू में जो भाई है हमारे, जिनका फोटो देख रहे हो, महाशय है, ये हमारे प्रिस्ट किंग का फोटो है। ये हमें एक्सकवेशन के दौरान मिला जरूर है। ठीक है। लेकिन हम इसे डिपिक्ट नहीं कर पाए कि क्या ये सच में कोई किंग थे, क्योंकि archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king and have found parallels in the Indus region. हम लोगों ने देखा था कि पहले वाले वीडियोस में कि भाई मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था उसमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत कुछ साम्यताएं देखने को मिल जाती थी। वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी थे, क्योंकि उनके टेक्स्ट में भी ये पता चला है। मेलुहा कहते हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग मेलुहा कहते थे। ठीक है। तो वहां पे जो है, वहां पे प्रिस्ट किंग जैसी एक आपकी पूरी व्यवस्था देखने को मिलती थी। और क्योंकि हमारा और उनका अच्छा खासा नाता रहा था, तो आर्कियोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि उन लोगों से इन्फ्लुएंस होके हमारे यहाँ पे भी प्रिस्ट किंग जैसी कोई व्यवस्था पैदा रही होगी, प्रिवेलेंस में रही होगी। बट एज वी ऑल नो, the ritual practices of Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who have performed are also called political powers. हाँ, हमें एक चीज पता चली है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपके जो रिचुअल्स थे वो तो होते ही थे, लेकिन
रिचुअल्स किसके द्वारा परफॉर्म्स किए जाते थे? प्रिस्ट के द्वारा। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि भाई प्रिस्ट के पास भी कुछ पॉलिटिकल पावर्स था? अगर हाँ, तो वो पावर सेंटर्स रहे होंगे, और तो ये प्रीस्ट किंग की जो यहाँ पे आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो भी डेफिनेटली प्रिवेलेंस में रही होगी। आपको अगर थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं तो वैदिक सिविलाइजेशन, पूरा एरा आता है। उसमें आपको पता है कि जो जितने भी राजा महाराजा होते थे, उन सारे राजा महाराजाओं के एक स्पेसिफिक पुरोहित होते थे। जैसे कि भगवान श्री राम की बात करें, ठीक है, वो भी वैदिक एरा में ही हुए। भगवान श्री राम की बात करें तो उनके जो पुरोहित थे वो थे गुरुदेव श्री वशिष्ठ। अब उस दौरान राजा से ज्यादा मान पुरोहितों का था, ठीक है, और पुरोहित ही सारे रिचुअल्स कराते थे। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये चीज पॉसिबल है? सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि तभी जाके प्रेस्ट किंग की मूर्ति आपको मिलेगी, जिसके हाथ में रिचुअल्स के पावर होंगे, जिसमें आप कह लो कि जो भी गॉड से ज्यादा कनेक्टेड रहा होगा, जो भी नजदीक रहता होगा सोसाइटी उधर, ऑलमोस्ट लाइक किंग ही यहाँ पे आपको मानती होगी। और इसी वजह से शायद प्रेस्ट किंग की यहाँ पे जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो भी रियलिटी में प्रिवेलेंस में रही होगी। Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. हमारे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते थे कि भाई हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स थे ही नहीं, और सबको जो है, सारे जितने भी लोग हैं सबको इक्वल स्टेटस था। बट गाइस, आप मुझे एक नॉर्मल से आप बात आप मुझे यहाँ पे बताइए। यहाँ पे भी एक डिस्कशन में एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि कुड एवरीबडी इन हड़प्पन सोसाइटी हैव बीन इक्वल? जब भी कभी कोई एक सोसाइटी होती है तो सोसाइटी को चलाने के लिए एक डिसीजन मेकर होना हमेशा से जरूरी है, क्योंकि अगर सब लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे तो वो लंबे दिन तक टकेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये एनालिसिस, मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी थी, इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इनके जो डिसीजंस थे वो हम लोगों ने ऊपर देखे। ऐसे डिसीजंस लिए जाते थे, लेबर्स का मोबिलाइजेशन, सील्स, वेट्स, आर्टिफैक्ट्स, उनका कॉमन तरीके से बनना, ब्रिक्स का कॉमन रेशियो, ये हमें कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि ये सारे डिसीजन, कोई एक ऐसी बॉडी होगी, कोई एक ऐसा पावर सेंटर होगा जो कि सारे डिसीजंस बनाता होगा। तो यहाँ पे आई एग्री दैट, मुझे ऐसा लगता है, हमारा एनालिसिस ऐसा कहता है कि भाई रूलर्स तो होंगे ही, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर एक को इक्वल स्टेटस मिले, क्योंकि अगर इक्वल स्टेटस मिलता तो मोहनजोदड़ो दो पार्ट में डिवाइड ना होता, सीताडेल एंड बोगोटाओ। अगर इक्वल स्टेटस होता तो जो धोलावीरा सिटी है वो तीन पार्ट में डिवाइड नहीं होता, सीताडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे आपको डिनोट करती है कि डेफिनेटली हर एक को इक्वल स्टेटस तो नहीं ही हुआ होगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इंडिया की बात कर लो तो इंडिया का एक लीडर है, गवर्नमेंट का एक लीडर है नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इंडिया के हाल देख लो, कितना मस्त फ्लरिश हो रहा है। और एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली, थोड़े बहुत दिनों पहले, श्रीलंका में आप लोगों ने देखा होगा कि जो तबाही मची थी, कोई वहां पे प्रधानमंत्री नहीं था, कोई वहां पे राष्ट्रपति नहीं था, सारे लोग ने राष्ट्रपति भवन वहां के कब्जे कर लिया था, लोग ऐसे ही घूम रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, जो भी जिसको करना था वो कर रहे थे। तो एक अनसिविलाइज सोसाइटी ऐसी होती है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसी सोसाइटी होती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख लो कि 1500 2000 सालों के टाइम पीरियड में रहा है, तो 2000 साल तक किसी ने भी रूल नहीं किया होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो थियरी है हमारी कि भाई देयर वर नो रूलर्स एंड एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, वो बहुत हिसाब से गलत साबित होती है। Others feel that there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had separate ruler, Harappa had another, and so forth. ये थियोरी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो कि सेंट्रल पावर, यहाँ सेकंड थियोरी में बोला गया है कि सेंट्रल पावर कोई नहीं था बल्कि रीजनल पावर्स थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो का सेपरेट किंग था, हड़प्पा का सेपरेट किंग था, ऐसे ही कालीबंगान हो गया, चान्हू हो गया, फिर आपका मान लो कि ये नागेश्वर हो गया, सुक्ता गैंडोर हो गया, मांडा हो गया, सबके अलग अलग सेपरेट रूलर्स थे।
और ये लोग साथ में मिलके कमेटी बना के कॉमन पैरामीटर्स, जैसे आज का यूरोपियन यूनियन ले लो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का वैसे कोई लीडर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का सेपरेट प्राइम मिनिस्टर या सेपरेट राष्ट्र प्रमुख नहीं है, बल्कि जितने भी कंट्रीज है वो कंट्रीज साथ में मिलकर यूनियन बन के पूरे कॉमन से पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हुए हैं। अब ऐसे ही पैरामीटर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सेट किए थे। मतलब देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन ने यहाँ से प्रेरणा ले ही सकती है, ठीक है गाइस। तो बात करेंगे यहाँ पे कि सेकंड थियरी कहती है कि कोई सेंट्रल पावर नहीं था, बट छोटे मोटे रीजनल पावर्स थे, जिसमें मोहनजोदारो का सेपरेट किंग, हड़प्पा का सेपरेट किंग एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक दूसरी थियरी हो गई। तीसरी थियरी ऐसी है दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, given the similarity in artifacts, the evidence for plant settlement, standardized ratio of brick size, and establishment of settlements near sources of raw material, ठीक है। एक थियरी ऐसी कहती है कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। ये थियरी किस कौन से एनालिसिस के बेसिस पे कहा गई है? तो भाई इसका बेसिस ये है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी थी आर्टिफैक्ट्स में, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें एक्सकेवेट किए उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखी। प्लान्ड सेटलमेंट्स दिखे हमें, जैसे कि लोथल, नागेश्वर, सुक्तागेंडोर, मांडा, कालीबंगान, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सारे के सारे नदियों के आसपास वाले से रीजन्स, लोथल सी वेज के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए ऐसा एक प्लान सेटलमेंट। फिर हम लोगों को स्टैंडर्डाइज रेशियो मिल रहे हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स का ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कॉमन स्टैंडर्ड था जिसके बेसिस पे ब्रिक्स बनाई जाती थी। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सेटलमेंट नियर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बीट्स एंड बीडिंग वाले में, बीट्स एंड सील्स एंड उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि भाई ये सारे रीजन ऐसे थे। नागेश्वर एक ऐसा रीजन था जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता था, ठीक है। कालीबंगान एक ऐसा रीजन था जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलता था। बहुत सारे मेटल्स के नज़दीक आए हुए सेटलमेंट्स थे। तो ये इस तरीके से रॉ मटेरियल का जहाँ पे भी सोर्स हुआ होगा वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाए गए। इसीलिए माना जाता है कि भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी भी रही होगी। As of now, the last theory seems the most plausible, as it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented such complex decision, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन बता दूं कि यहाँ पे जो है, जो लास्ट थियरी हम लोगों ने डिस्कस की कि भाई एक सेंट्रल पावर रहा होगा जिसने ये सारे के सारे डिसीजन लिए, और उसी के हाथ में ये पूरी पॉलिटिकल पावर रहे होंगे, ऐसा मानना काफ़ी जायज़ लगता है। बहुत सारे एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, जैसे कि सील आर्टिफैक्ट्स वगैरह का यूनिफॉर्मिटी, लेबर मोबिलाइजेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन इन द ब्रिक्स रेशियो, देन आप कह सकते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर रॉ मटेरियल्स, राइट, नियर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये सारे के सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो हमें ले जाते हैं इस निष्कर्ष पर कि भाई हो सकता है कि एक कॉमन पॉलिटिकल पावर रहा होगा, कॉमन सेंटर ऑफ पावर रहा होगा, जिसने ये सारे के सारे डिसीजन लिए, ठीक है। सो आई गेस कि ये आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। मुझे आप बताइए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। क्या आप मानते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई पावर सेंटर रहा होगा जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन चला रहा होगा, जिसने पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग किए होंगे? कौन सी थियरी के साथ आप सहमत हैं? पहली वाली थियरी जहाँ पे बोला जाता है कि भाई देयर वर नो रूलर्स एंड द एवरीबॉडी शेयर्स इक्वल स्टेटस, या तो फिर आप सेकंड थियरी के साथ सहमत हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं थी बल्कि रीजनल पावर्स थे, मोहनजोदारो में सेपरेट, हड़प्पा में सेपरेट, कालीबंगान आपके मांडा सुत्तागंडों में सेपरेट, ऐसे तरीके से। या तो फिर आप तीसरी थियरी के साथ सहमत है कि भाई एक कॉमन पावर था, एक सेंटर ऑफ पावर था, जो कि पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर जितने भी रीजन आए उसको हैंडल करता था, ठीक है। आप मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मिलते हैं हमारे अगले सेशन के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बट बिफोर गोइंग, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.